हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉटस्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। मैं सीधे सीधे आपको टॉपिक पे लेके चलता हूं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कंटिन्यूटी के निष्कर्ष, और ये है निष्कर्ष। और कीजिएगा, यही 7 गो निष्कर्ष आपको बताए थे, शॉर्ट फॉर्म में लिखवाए भी थे, आप लिखे भी होंगे। नहीं लिखे हैं तो एक बार फिर से सुनिए और लिख लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन एक बार बोल रहे हैं, जो लोग नहीं लिखे होंगे वो लोग लिख लेंगे। निष्कर्ष क्या था? रैखिक बहुपद फलन किसी भी वास्तविक संख्या पर हमेशा संतत होता है, एनी टाइम। उसी तरह से ये भी है, अचर फलन किसी भी वास्तविक संख्या पर हमेशा संतत होता है। साइन और कोसाइन फलन भी हमेशा संतत होता है, मापांक फलन भी हमेशा संतत होता है। लघुगणकीय फलन अपने प्रांत के अंतर्गत संतत होता है, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी अपने प्रांत के अंतर्गत संतत होता है। ये देखिए, दो संतत फलन, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक संतत फलनों का योगफल, अंतरफल, गुणनफल तथा भागफल भी संतत होता है। ये भी बात बताए थे कि दो संतत फलन का योगफल, गुणनफल, अंतरफल, भागफल ये सब के सब संतत होते हैं। जैसे ऊपर बताए थे sin x प्लस cos x, अगर sin संतत फलन है, cos संतत फलन है, तो दोनों का योगफल भी संतत फलन होगा। अब देखो, आप इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन लगा सकते हो कि सर सिर्फ साइन और कोसाइन ही संतत होता है। तो हाँ, साइन और कोसाइन ही संतत होता है, बाकी में इन्फिनेटिव आता है, इसलिए वो संतत नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन उसमें अगर इन्फिनेटिव जिस बिंदु पर आता है उसको हटा दिया जाए तो वो संतत होते हैं। जैसे साइन कॉस के बाद आता है टेन, तो टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, तो टेन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बिंदु पर वो क्या हो जाएंगे? संतत हो जाएंगे। लेकिन जब साइन कॉस से टेन बनाया जाएगा, साइन कॉस से टेन बनाया जाएगा, तो उस हालत में टेन क्या होगा? संतत होगा, लेकिन इन्फिनेटिव टर्म वाले में नहीं होगा। अगर कहीं खाली tan थीटा लिखा होगा तो ये संतत होगा, क्योंकि इस tan थीटा का सूत्र होगा sin थीटा बटा cos थीटा। तो जब sin थीटा हुआ संतत और cos भी हुआ संतत, तो दो संतत फलन का भागफल भी संतत होता है, इसी कारण ये भी संतत होगा। और मान लो cot है, तो cot के लिए लिखते हैं हम लोग cos थीटा बटा sin थीटा। अब cos संतत है, sin भी संतत है, दो संतत फलन का भागफल भी संतत होता है। खाली सेक थीटा लिखा होगा तो 1/cos थीटा होता है, तो 1 अचर फलन है, cos कोसाइन हिले है, तो ये दोनों संतत फलन है, इसलिए भागफल संतत होगा, तो ये भी संतत होगा। समझ में आया? इस टाइप के बहुत सारे माने आएंगे टर्म्स जिससे हम कह सकते हैं कि पूरा त्रिकोणमितीय फलन भी संतत होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, जिस बिंदु पर 90 डिग्री, अगर tan थीटा का थीटा बराबर 90 डिग्री पर पूछने लगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए सिर्फ दो ही बताए जाते हैं, साइन और कोसाइन। इसके अलावा सबको भी किया जा सकता है यदि 90 डिग्री की बात ना किया जाए। पूछो क्या है? और मान लो अगर साइन थीटा बटा cos थीटा हम लिखे हैं और थीटा का मान 90 डिग्री पुट कर दें, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। cos 90 का मान 0, और जब बटा के नीचे 0 आ जाएगा तो उस हालत में अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए tan cot sec cosec को संतत में नहीं दिखाया जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि उसमें इन्फिनेटिव मान मिलते हैं, या तो 90 डिग्री पर मिले या 0 डिग्री पर मिले। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके कारण वहां इन्फिनेटिव आ जाएगा, इसीलिए उसको नहीं दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन जिस बिंदु पर इन्फिनिटी आता है, अगर उस बिंदु को छोड़ के पूछा जाए तो भी वो हर जगह पे संतत होते हैं। समझ में आया ना? तो अगर tan संतत दिखाना है तो 90 डिग्री छोड़ना पड़ेगा, अगर cot को संतत दिखाना है तो 0 डिग्री छोड़ना पड़ेगा, माना 0 को छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से उस बिंदु को छोड़ करके हम आगे चल सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए, लेकिन अगर खाली साइन कॉस की बात करें तो उसमें कभी इन्फिनिटी आने वाली बात नहीं है, वो -1 से +1 के बीच में ही आता है वैल्यू। तो हम साइन और कॉस को बड़ी आराम से कह देते हैं कि ये संतत है। समझ में आया? चलिए, ये दोनों तो अपने प्रांत में संतत होगा। दो संतत फलन का योगफल, अंतरफल, गुणनफल, भागफल ये संतत होता है, इसलिए ये भी बात आप जान गए। 7 को निष्कर्ष के बाद हम आपको ले चलते हैं 8वें निष्कर्ष के तरफ।
तो आठवां निष्कर्ष जो है ना वो है आपका कंपोजिट फंक्शन यानी संयोजन फलन। संयोजन फलन, अब संयोजन फलन क्या होता है आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। संयोजन फलन होता है ये साइन mod x, ये साइन x² + 2, इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं ये संयोजन फलन होते हैं। समझ में है ना, मतलब एक ही फलन के में दो गो फलन मिला हो। जैसे देखो mod x एक मापांक फलन है और साइन फलन है, तो ये दोनों फलन का संयोजन फलन ये है। साइन फलन है और x² रैखिक बहुपद में नहीं आएगा, एल्जेब्रिक में आ जाता है। जैसे x खाली ऐसे भी लिखा होगा तो ये रैखिक बहुपद में आ जाएगा, तो एल्जेब्रिक भी ले सकते हैं, उससे कोई खास दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से लिखा है एल्जेब्रिक के अंतर्गत ही बहुपद आता है, तो एल्जेब्रिक फलन भी हम ले सकते हैं। एल्जेब्रिक फलन भी हमेशा संतत होता है, समझ में है ना। कुछ कंडीशन उसमें भी होता है जो असंतत हो जाता है। तो जब भी दो फलनों का संयोजन मिल रहा है और दोनों फलन संतत हो, जैसे x + 2 बहुपद फलन है, ये संतत होता है और साइन भी संतत होता है, तो दो संतत फलन का ये संयुक्त फलन है। समझ में है, संयोजन फलन है। और उसी तरह से है देखो mod x मापांक फलन है इसलिए संतत फलन है और साइन संतत फलन होता है। तो जब दो या दो से अधिक संतत फलनों का संयुक्त फलन दिखाई पड़े तो आप समझिएगा कि यह फलन संतत है। ये भी संतत है, ये भी संतत है, तो दो संतत फलन का ये संयुक्त फलन है, अतः यह फलन संतत हुआ। समझ में है ना। तो अभी हम आपको क्या सिखा दिए कि दो संतत फलन का संयोजन फलन भी संतत फलन होता है, दो संतत फलन का कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये बात हम अभी आपको बताए। तो ये 8वां नंबर निष्कर्ष आप लिख सकते हैं कि दो संतत फलन का संयोजन फलन भी संतत फलन होता है। समझ में आया। चलिए, तो इस टाइप से 8वां निष्कर्ष हो गया। अब 9 नंबर निष्कर्ष और 10 नंबर निष्कर्ष। 9 नंबर निष्कर्ष कहता है कि ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन x, इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहा जाता है। देखो किस तरह से लिखे हैं, बड़े कोष्ठ के अंदर लिखे हैं। महत्तम पूर्णांक फलन x हमेशा असंतत होता है, वो भी बाएं तरफ से असंतत होता है। मैं आपको बोला था ना कि कुछ ऐसे भी फंक्शन होंगे जो असंतत होंगे। ये बाएं तरफ से असंतत होता है, मतलब LHL से। और 10 नंबर में को मिलता है ये वाला, इसको लोएस्ट इंटीग्रल फंक्शन बोला जाता है, मतलब न्यूनतम फलन है। ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ये न्यूनतम पूर्णांक फलन है। ये भी असंतत होता है, लेकिन ये दाएं तरफ से असंतत होता है, हाई, और हाई बाएं तरफ से होता है। यही चीज आज हम चर्चा करेंगे इसी दूगों पर। समझ में आया कि क्यों महत्तम पूर्णांक फलन असंतत होता है और क्यों न्यूनतम पूर्णांक फलन असंतत होता है। हाई बाएं तरफ से कैसे होता है और हाई दाएं तरफ से कैसे होता है, इस दोनों पर पहले विचार किया जाएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे चल के मिलेगी कंटिन्यूटी में। ठीक, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि किस तरह से ये होगा क्लियर। लिख लिया होंगे 9 नंबर में यही बात है, 10 नंबर में वही बात है। महत्तम पूर्णांक फलन 9 नंबर में लिखना है, महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा असंतत होता है और न्यूनतम पूर्णांक फलन भी 10 नंबर में लिखना है, न्यूनतम पूर्णांक फलन भी असंतत होता है। महत्तम पूर्णांक फलन इस तरह से बड़े कोष्ठ में लिखे जाते हैं और न्यूनतम पूर्णांक फलन इस तरह से लिखे जाते हैं। समझ में, ये महत्तम पूर्णांक फलन है और ये न्यूनतम पूर्णांक फलन है। तो महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा असंतत होता है और न्यूनतम पूर्णांक फलन भी हमेशा असंतत होता है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन और लोएस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ये दोनों के बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं, इसको गौर से समझिएगा। आपको इससे पहले ये चीज नहीं मिला है।
ट्वेल्थ में आपको ये मिल रहा है, ये क्या चीज है, कैसे है, इसी चीज को हम कंफर्म करेंगे। इसका काम आपको डिफरेंशियबिलिटी में अधिक मात्रा में पढ़ने वाला है, इसलिए गौर से इसको समझिएगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मान लो कोई फंक्शन आपको दे दिया गया f(x) = इस तरह से, और पूछा जाए कि क्या यह संतत है, तो आप बड़ी आसानी से कह दीजिएगा कि नहीं, ये असंतत है। लेकिन असंतत क्यों है, इसकी जानकारी लेने के लिए आपको इसके ग्राफ को समझना होगा, इसके मान को समझना होगा कि ये क्या कहता है। देखो, ये x का नाम है महत्तम पूर्णांक फलन, समझ में आया? बड़ा कोष्ठ में है, देख रहे हैं ना। और इसका नाम हम रख चुके हैं महत्तम पूर्णांक फलन। मतलब इसकी क्वालिटी ये है कि इसके अंदर अगर हम कुछ भी डालेंगे, कुछ भी, क्या डाले हैं 3.5, इसमें से अगर, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, इसमें से अगर बाहर पूर्णांक वैल्यू निकालना है तो ये क्या करेगा कि 0.5 हटा के खाली 3 कहेगा, क्योंकि ये किसी भी सिस्टम को सत्य सत्य पूरा पूरा बोलता है, समझ में आया? और वो अधिकतम पूरा पूरा बोलता है, महत्तम है ये। अब इसके पास 3 रुपया 50 पैसा है, अगर लोग पूछता है कि आपके पास पूरा पूरा कितना रुपया हो सकता है, तो पूरा पूरा 3 रुपया हो सकता है, वो 98 को हटाना पड़ेगा। मतलब वो किसी भी टुकड़े को नहीं रखता है अपने साथ, वो कंफर्म उसको बोलता है कि इतना रुपया मेरे पास है, वो भी अधिकतम बोलता है, न्यूनतम नहीं, अधिकतम। अगर इसमें 3.9 भी लिखा होगा ना तो ये जवाब 3 देगा, समझ रहे हैं? अगर इसके अंतर्गत 3.99 भी लिखा होगा तो ये जवाब 3 ही देगा। इस 99 पैसा का कोई कदर नहीं रखेगा, क्योंकि इसके यहाँ महत्व सिर्फ उसका है जो पूर्ण हो गया। थोड़ा भी कम रहेगा तो कम का वाला पूरा सिस्टम में हटा देगा, समझ में आया? और जो पूरा पूरा है उसी को बताएगा, इसीलिए इसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। अगर इसके अंतर्गत आप -3.5 लिखे होंगे ना तो ये बता देगा कि मेरे पास -4 है। अब आप फेर में पड़ गए कि क्या कर दिया, ये आप क्या कर दिए। तो इस बात को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा ग्राफ पर। f(x) = mod x, तो हम सीधे सीधे हेडिंग बनाते हैं, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x। और इसके ग्राफ को हम अच्छी तरह से समझाने का आपके पास प्रयास कर रहे हैं। आप इस ग्राफ को समझेंगे ना तो आपके माइंड में आ जाएगा क्लियरली 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, गौर कीजिएगा क्या सिखा रहे हैं आपको, ध्यान देना थोड़ा सा। इसकी क्वालिटी यही है कि अगर इसके अंतर्गत आप 0.5 लिखेंगे तो ये पॉजिटिव है ना, क्या करता है कि 5 को हटा के खाली 0 बोलेगा। मतलब 0.5 यहाँ होता है ना, यहाँ होता है ना, लेकिन ये खींच के 0 पर ला दे रहा है। देखो, अगर इसके अंतर्गत आप 1.5 डालिएगा तो जवाब में 1 दे देता है, ये 5वां हटा देता है। मतलब 1.5 यहाँ ना होता है, लेकिन ये खींच के किस पर आ रहा है, 1 पर। अगर 1.9 भी होता है तो जवाब क्या देता है, 1 देता है। इससे यहाँ एक एक चीज मिल रहा है, जानते हो क्या, कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, माने 1 नहीं, 1 से तनी सा कम, 1 से तनी सा कम का अर्थ है कि 0.9999, समझ में है ना।
तो है 1 है, 1 से थोड़ा सा भी कम रहेगा, अगर थोड़ा सा भी कम रहेगा, समझ में आया ना, मतलब 1 नहीं हो, उससे कम होगा तो खींच के लेके आ जाएगा, जानते हो किस पर, 0 पर लेके चला आएगा, 0 पर। 1 से थोड़ा भी कम होगा तो अगर 1 से लेके 2 से तनियों से कम होगा, मतलब 1.999 तक होगा तो खींच के जवाब क्या देगा, 1। मतलब इसके कहने का अर्थ है कि है 2 है और 2 से थोड़ा भी कम होगा, थोड़ा भी मतलब 2 पर नहीं होगा, यानी 1.999 तक होगा, 999 तक, तो 1.99 होने के बाद है पूरा सिस्टम हटा के खाली जवाब क्या देता है, 1। तो ये खींच के लेके आ जाता है 1 पर, 1 पर गोला बना देगा, देख रहे हो। फिर अगर 2 से 3 के बीच में रहेगा, मतलब 3 नहीं रहेगा, 3 से तनियों से कम रहेगा तो खींच के ला देगा 2 पर, तो 2 है ये ना, तो इधर से 2 के सामने चले जाओ, इधर से 3 के सामने आ जाओ और तीनों पर ऐसे बना दो। ऐसे बनाने का अर्थ जानते हो क्या है, इस तरह से बनाने का अर्थ है कि हम 3 पर नहीं है, 3 से तनी कम है, समझ में आया। तो जब हम 3 से तनी कम है, इस सी टाइप के बनाने का यही अर्थ है कि 3 नहीं लिए हैं, 2.9999 जितना हो सकता है अधिकतम लिए हैं, लेकिन 3 नहीं लिए हैं। और जब 2 अगर इसके अंतर्गत आप लिख देते हो 2.999 तो हाई हट जाएगा, खाली जवाब का आएगा 2, समझ रहे हैं। यानी एनी हाउ ये बाएं तरफ भागता है, किधर भागता है, बाएं तरफ, पूर्ण करने के लिए बाएं तरफ, बड़ा की तरफ। तो माने पूर्णता में बड़ा चाहिए तो यही मिलेगा, 2.99 में 9 हटा के पूरा उसको मिलेगा तो 2 मिलेगा। 3 नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास है ही नहीं, 9 तक है तो 3 थोड़ी है, 2.99 को 3 रुपया बोल देगा, नहीं बोल सकता है, इसलिए वो 99 पैसा को हटा देते हैं। तो हमेशा इसका माने नेचर है कि बाएं तरफ भागता है, तो 2 और 3 के बीच में होगा तो भाग क्या आएगा 2 पर, अब 2 को पूर्ण करेगा। 3 और 4 के बीच में होगा तो भाग क्या आएगा, वो 3 पर, समझ में आया। 4 और 5 के बीच में होगा तो भाग क्या आएगा, 4 पर, देखो 4 के सामने है, समझ में आया। उसी तरह से जब 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और -1, 0 और -1 के बीच में होगा तो वो भाग के जाएगा, जानते हो किस पर, -1 पर, समझ में आया। अगर उसी प्रकार से वो हो गया -1 और -2 के बीच में, -1 और -2 के बीच में, तो भाग के जाएगा -2 पर, देख रहे हो। उसी तरह से -3 पर। अब बोलो, अगर हम यहां लिख दें इस तरह से कि -2.3, ये कहां मिलेगा, तो -2.3 2 और 3 के बीच में ना मिलेगा, तो ये जब भागेगा, अगर इसके बीच में पड़ता है, इसके बीच में पड़ता है तो भागेगा किस पर, -3 पर, तो इसीलिए इसका जवाब -3 हो जाएगा। मतलब जब निगेटिव रहेगा तो दशमलव के पहले वाले सिस्टम में एगो बढ़ा के माइनस लगाते हैं, अगर पॉजिटिव रहता है तो दशमलव के बाद वाले सिस्टम को हटा देते हैं। ग्राफ के द्वारा आप ये बात समझ रहे हैं कि जब ग्राफ में हमेशा बाएं तरफ भागता है, तो अब तुम ही बताओ कि इसके अंतर्गत अगर हम -1.7 लेते हैं तो -1.7 तो मिलता है -1 और -2 के बीच में, तो जब इसके बीच में मिलेगा तो भाग के किस पर जाएगा, -2 पर, इसीलिए ये बन जाता है कौन चीज, -2, क्या बन जाता है, -2। तो इसके ग्राफ के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि कभी भी इसमें जो कुछ भी वैल्यू होता है, अगर उसको नंबर सिस्टम पर देखा जाए तो भागता है बाएं तरफ, कहाँ भागता है, बाएं तरफ, क्लियरली समझ में है। तो आप उस तरह से इसको भेज देंगे, जहां भी भेजना है बाएं तरफ ही भेजेंगे। तो अगर ग्राफ देख लिए तो ये चीज क्लियर हुआ। अगर अब ग्राफ नहीं भी रहेगा तो आप इस चीज को क्लियर करने के लिए आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, 3-4 गो बात लिख देंगे, आप नोट कर लेंगे तो आपको ये बात माइंड में रहेगा कि इसका जवाब किस तरह से देना है।
जैसे मान लो लिखा है 2 तो जवाब होगा 2, क्योंकि ये पूरा पूरा है। अगर लिखा है 2.3 तो जवाब देना है 2। अगर लिखा है 2.99 तो भी जवाब देना है 2। लेकिन जैसे लिख दिया जाए -2 तो जवाब देना है -2। लिख दिया जाए -2.3 तो जवाब देना है -3। इस तरह से गौर करना थोड़ा सा, सबको देख लेना। निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर दशमलव नहीं दिया रहे, वो पूर्ण रहे तो जवाब वही निकलेगा, 2 का 2 -2 का -2। लेकिन निगेटिव में दशमलव के बाद कोई अंक मिलता है तो ये निगेटिव वाला पार्ट जो दशमलव के पहले है ये एगो बढ़ जाएगा तब माइनस लगेगा। जैसे -2 है तो ये -3 बन जाएगा, दशमलव के बाद वाला तो हटना ही है। समझ में आया? किसी भी तरह से अगर यहाँ 9 भी होता ना तो भी जवाब वही होता, -3। तो यहाँ आप ये चीज सीख रहे हैं कि अगर निगेटिव में दशमलव वाला मान मिल रहा है तो दशमलव के बाद वाले वैल्यू को हटा के उसके पहले वाले वैल्यू में ये को बढ़ा देंगे और तब माइनस लगा देंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव में ऐसा मिलता है तो खाली दशमलव के बाद वाला हटा देंगे और वैल्यू को लिख देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका नेचर है। ग्राफ में ही पता चल गया होगा कि हमेशा बाएं तरफ भागता है, तो जब बाएं तरफ भागेगा तो -1 और 0 के बीच में आएगा वो भाग के -1 पर न जाएगा। -1 और -2 के बीच में जो आएगा वो भाग के -2 पर न जाएगा। -2 और -3 के बीच में जो आएगा वो भाग के -3 पर न जाएगा। इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि अगर कहीं भी अगर पूछा जाए -5.7 ऐसा पूछा जा रहा है तो -5.7 जो होगा वो -5 और -6 के बीच में होगा तो भाग के -6 पर न जाएगा। समझ में आया? यानी कुल मिला जुला के आप समझ रहे हैं कि -5.7 में ये कहाँ मिलेगा, तो -5.7 -5 से तनी से बढ़ गया, तो बढ़ गया तो कहाँ चला गया, -5 और 6 के -6 के बीच में, तो भागेगा -6 पर। तो निगेटिव होने पर दशमलव के बाद वाले पार्ट पुर्जे को हटा देते हैं। अगर इसमें हम लिख दें -3.4, अब बताओ -3.4 कहाँ मिलेगा, -3 और -4 के बीच में। अब हाई है -3, हाई है -4, इसी के बीच में ना कहीं होगा -3.4। तो जब इसके बीच में पड़ रहा है तो भागेगा किस पर, -4 पर। तो इसका जवाब आएगा कौन सी, -4। समझ रहे हैं? तो ये क्लियर हो गया होगा आपको अब कि अगर निगेटिव में मिलता है कुछ भी निगेटिव में तो वो बाएं तरफ भागेगा। जैसे निगेटिव में मिलल है तो इसका जवाब कौन सी होगा, -2.9 है तो इसका जवाब क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि ये 9 हट जाएगा, 2 में एगो बढ़ जाएगा। इस टाइप से अगर ऐसे मिलता है 0.5 तो क्या होगा, खाली 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो दशमलव के बाद वाला मान हट जाएगा और खाली 0 होगा। लेकिन यही अगर होगा -0.5 तो क्या होगा जवाब, इसका जवाब हो जाएगा -1, क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव था इसलिए खाली दशमलव के बाद वाला वैल्यू हट गया और जवाब 0 हुआ। लेकिन अगर ये निगेटिव है तो दशमलव के बाद वाला मान तो हटेगा ही, लेकिन 0 से को बढ़ा के तब माइनस लगाएंगे और इस तरह से -1 होगा, क्योंकि -0.5 जो है वो यहाँ मिलेगा और 0.5 जो है वो यहाँ मिलेगा। तो जो यहाँ मिलेगा वो भाग के 0 पर जाएगा और जो यहाँ मिलेगा वो भाग के -1 पर जाएगा, इसलिए इसका मान -1 हुआ और इसका मान 0 हुआ। समझ में आया? तो ये है कहानी इसकी। ठीक, तो आप इसे नोट कर लो, बगल में ये सब नोट कर लेना ताकि जिंदगी जिंदगात में आपको याद रहेगा और आपके बाल बच्चा के लिए ठीक ठाक रहेगा। नोट कर लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। अब आपको ये जानना है कि आखिर ये क्यों असंतत होता है। देखो जी, असंतत होने के पीछे हम रीजन बता देते हैं। मान लो कि अगर हमें 2 पर चेक करना है, 2 पर चेक करना है तो LH लिमिट RH लिमिट मेन पॉइंट निकालेंगे तभी ना जाके संतत या असंतत बताएंगे। तो जब हम 2 पर निकालेंगे तो हम F2 माइनस निकालेंगे, F2 प्लस निकालेंगे या F2 निकालेंगे ना, गौर करना थोड़ा सा। तो जब हम F2 माइनस निकालेंगे, F2 प्लस निकालेंगे, F2 निकालेंगे
तो दो माइनस का अर्थ है दो से तनी से छोट, तो दो से तनियों से छोट कीजिएगा तो कहाँ भागिएगा, 1 पर। तो जब दो से तनियों से छोट इसमें डालिएगा तो सीधे सीधे बन जाएगा 1, और दो से तनियों से बढ़ डालिएगा तो दुए रहेगा। देखिए दो से तनियों से बढ़ हुआ है तो जवाब क्या है, दुए। अगर दो डालते हैं दो तो दुए निकलेगा, दो डालते हैं तो दुए निकलेगा, देख रहे हैं ना। तो इससे स्पष्ट है, देखो एलएच लिमिट हाई है, आरएच लिमिट हाई है, यही दोनों बराबर नहीं है। तो हम बोले ना कि बाएं तरफ से, बाएं तरफ मतलब एलएच लिमिट, एलएच लिमिट के कारण ये संतत नहीं होता है, क्योंकि तनियों से कम करेंगे तो पीछे भाग जाएगा। माइनस देने का अर्थ वही होता है, तनी से कम। दो माइनस है, दो माइनस देने का अर्थ है दो से तनी से कम, तो दो से तनियों से कम वैल्यू पुट हुआ तो सीधे सीधे क्या बन जाता है, 1, जिसके कारण से संतत नहीं होता है। क्लियर। अगर आप 3 पर चेक करने जाओगे तो 3 रखोगे तो 3 मिलेगा, 3 से ज्यादा रखोगे तो 3 मिलेगा, लेकिन 3 से तनियों से कम करोगे एलएच लिमिट के लिए तो सीधे 2 पर भाग जाएगा। इसके कारण कभी भी महत्तम पूर्णांक फलन x बाएं तरफ से असंतत होता है। बाएं तरफ नहीं भी बोलोगे, खाली बोल दोगे कि असंतत होता है तो होता है, कंफर्म। समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा समझिए, इसके जस्ट उल्टा होता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल्स फंक्शन x एंड लोएस्ट इंटीग्रल फंक्शन x, ये वाला, इसको हम बोलते हैं न्यूनतम पूर्णांक फलन। ये कम से कम दे देता है, माने न्यूनतम कर देता है, यानी इसका सारा सिस्टम में उल्टा हो जाता है। में ऐसे हो जाता है, इधर पूंछ बन जाएगा, इधर गोल हो जाएगा, इधर पूंछ बन जाएगा, माने राइट भागता है, इस तरह से हो जाता है। उल्टा है, इधर गोला हो जाता है और इधर पूंछ बन जाता है। अब आप इसे समझ सकते हो, ये उल्टा हो जाता है, गोला उधर हो जाता है, माने पूर्णतः उधर होता है, माने राइट साइड भागता है। राइट साइड भागने का अर्थ समझते हैं ना। अब इसको भी हम बता देते हैं। जैसे अगर इसमें आप ले रहे हैं 2 और 3 के बीच में, मतलब 2.3 ले रहे हैं, तो जब 2 और 3 के बीच में जाइएगा तो ये 2 पर नहीं भागेगा, 3 पर भागेगा, क्योंककि इसका अगर आप बता रहे हैं उधर जाने के लिए, इसका नाम है कम से कम। मान लो किसी के पास अगर 2 रुपया 99 पैसा है, पूछा जाएगा कि आपके पास कितना रुपया हो सकता है, तो कहेगा कि 2 रुपया 99 पैसा है, मैंने लगभग 3 रुपया है, ऐसा ही बोलता है। समझ में, कम से कम 3 रुपया हो जाएगा, इस तरह से लोग बोलता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब भी 2 से ज्यादा होगा, तनियों से ज्यादा होगा, तो ये उसको 3 बना के बोलता है, सीधे सीधे। समझ में आया। तो इसका काम क्या है, अतः ये कम से कम लगा के बोल देता है कि इतना है, कम से कम चाहे लगभग इतना हम दे देंगे आपको। 1% ज्यादा होगा, 0.1% भी ज्यादा होता है तो वो आगे पर पहुंच जाता है, मतलब इसका काम है आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ना दैट मीन्स अगर 2 और 3 के बीच में होगा तो 3 पर जाएगा, 3 और 4 के बीच में होगा तो 4 पर जाएगा, 4 और 5 के बीच में होगा तो 5 पर जाएगा, राइट साइड भागता है। इसी तरह से निगेटिव वाला भी यही राइट साइड भागता है। तो राइट साइड भागता है तो इसका सिस्टम इस प्रकार हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अगर हम डाल रहे हैं 2 तो कितना जवाब आएगा, तो जवाब आएगा 2। अगर इसमें डाल रहे हैं 2.3 तो जवाब आएगा 3। समझ में। अगर 2.9 भी होगा तो जवाब होगा 3। अगर इसमें डाल रहे हैं 0.9 तो जवाब आएगा 1। लेकिन डाल रहे हैं इसमें -2.7 तो जवाब आएगा -1। देखो उसमें बोलते थे, इसके पहले वाले में बोलते थे कि अगर -2.7 है तो -2 को -3 बना दो, लेकिन इसमें -2 को -3 नहीं बनाओगे, -2 को -1 बनाओगे, कम करोगे। देखो कैसे, -2.7 -2 और -3 के बीच में होगा,
सॉरी -1 नहीं बनाएंगे, इसको -2 बनाएंगे। गौर करना थोड़ा सा, -2 और -3 के बीच में होगा तो भाग के किस पर जाएगा, -2 पर। सीधे भाग के किस पे जाएगा, -2 पर, राइट साइड भागता है। अगर इसी प्रकार से इसमें हम ले लेते -3.5 तो ये आएगा भाग के -3। समझ रहे हो, इस तरह से। हाँ, इसमें अधिक होता है, देखो 2.9 है तो 3 हो गया, 0.9 है तो 0 के बाद आता है 1। तो जब पॉजिटिव रहता है तब ये मान बढ़ता है, और निगेटिव वाला में दशमलव के बाद वाला हट जाता है, जो वैल्यू रहता है वही बच जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं -3.7 तो इसका जवाब आएगा खाली -3। लेकिन अगर भाई हट जाता -1 तो ये -3 नहीं आएगा, ये 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, दशमलव के बाद वाला हट जाएगा, 3 एगो बढ़ जाएगा, क्योंकि -3.7 3 और 4 के बीच में मिलेगा तो ये भागेगा किस पर, 4 पर ना। अगर -3.9 भी होगा तो वो इसी में मिलेगा, वो भागेगा किस पर, 4 पर ना। तो राइट साइड भागता है, तब भी दशमलव के बाद जो कुछ भी आएगा उसको हटा दो, पॉजिटिव होने पर एक बढ़ा दो, नेगेटिव होने पर नेगेटिव वाला ही मान बोल दो, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं इस प्रकार से आपको मिल जाए कि -0.5 तो कुछ नहीं करना है, खाली हाई हटा देना है, -0 ही आंसर हो जाता है। समझ रहे हो, -0 लेकिन नहीं लिखा जाता है, खाली 0 लिखेंगे। अब इसको खोजो, ही है कहाँ, -0.5 यही में ना मिलेगा, यही में ना, तो ये भाग के किस पर जाएगा, 0 पर, इसलिए जवाब कौन सी होगा, 0। राइट साइड भागता है। अगर इस प्रकार से कहीं मिलता है -2 खाली, तो खाली -2 तो -2 निकलेगा आंसर। अगर कहीं मिलता है -4.5 तो इसका जवाब खाली -4 होगा, ये हट जाएगा। लेकिन यही मिलता है खाली 4.5 तो जवाब होगा 5। समझ में है। अगर खाली मिलता है 4.7 तो भी जवाब होगा 5, क्योंकि 4.7 4 और 5 के बीच में मिलेगा, 4.7 4 और 5 के बीच में मिलेगा, तो भाग के किस पर जाएगा, 5 पर, इसीलिए जवाब होगा 5। तो आप इसको देख करके क्या सीख रहे हैं, इसको देख करके आपको यही मिल रहा है कि जितना वैल्यू पॉजिटिव में है, मतलब धनात्मक है, जैसे हई धनात्मक है, हयो धनात्मक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि दशमलव के बाद वाला मान हट जा रहा है, या पहले वाले में एगो जोड़ दिया जा रहा है। दशमलव के बाद वाला हट जा रहा है, पहले वाले में एगो जोड़ दिया जा रहा है। दशमलव के बाद वाला हट जा रहा है, या पहले वाले में एगो जोड़ दिया जा रहा है। देख रहे हो आप, पूरा होने पर, जैसे है पूरा है, इसमें दशमलव नहीं है, हयो पूरा है, इसमें दशमलव नहीं है, तो पूरा होने पर चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वैसे ही निकलेगा। आप देखो दशमलव के पहले माने सिस्टम में अगर नेगेटिव है वो, तो दशमलव के बाद वाला हट जा रहा है, आइए जैसा के तैसा उतर जा रहा है। इस चीज को ग्राफ पे ले जाके हम अभी अभी आपको समझाए हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमेशा किधर भागता है, दाएं तरफ। हमेशा किधर भागता है, दाएं तरफ। तो जब ये हमेशा दाएं तरफ भागता है तो इसके कारण भी असंतत होगा। गौर करते हैं कैसे असंतत होता है। जैसे मान लो कि अगर हम कहें आपको कि 2 पर ही चेक करो, तो 2 पर चेक करोगे तो आप इसी तरह से निकालोगे, F2 माइनस F2 प्लस F2 निकालोगे ना। गौर करना, तो जब 2 माइनस निकालने जाओगे तो इसका अर्थ क्या है कि 2 से तनी सा कम। तो अगर 2 से तनी कम भी करोगे तो भाग के 2 पर न जाएगा। अभी अभी तो बताए हैं कि राइट साइड भागता है, तो 2 से तनियों से कम करोगे तो भाग के 2 पर जाएगा, तो इसका जवाब 2 आएगा। अगर 2 से तनी से ज्यादा कर दोगे तो भाग के 3 पर चला जाएगा, इसलिए इसका जवाब 3 आ जाएगा। 2 से तनियों से ज्यादा करोगे तो 3 पर भाग जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम बता रहे हैं कि 2 से थोड़ा भी ज्यादा होगा तो किस पर भागेगा, 3 पर, राइट साइड भागता है, तो 3 पर चला जाएगा। अगर 2 ही रखते हो तो 2 निकलेगा, 2 ही रखते हो तो 2 निकलेगा। अब ये तीनों मान बराबर है क्या, नहीं है। तो बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि RH लिमिट गड़बड़ा गया है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दाएं तरफ से असंतत होता है। समझ में आया ना। तो ये है आपका ग्राफ, और इससे आप समझ गए कि किस प्रकार से न्यूनतम फलन जो होता है वो असंतत होता है, और किस प्रकार से महत्तम फलन जो होता है वो असंतत होता है, और दोनों का ग्राफ भी बताए हैं।
और ये आपके लिए पहला बार मिला है। इससे पहले आप नहीं पढ़े हैं, ना 11th 10th 9th कहीं नहीं पढ़े हैं। और ये मेरे पास इसके ग्राफ के साथ इसका पूर्ण विश्लेषण मिला है आपको। हमें पूरा भरोसा है कि आप 100% इस बात को समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर कभी अगर हम इसे बताएंगे तो आप पक्का समझेंगे। नहीं समझने का कारण ये है कि ये तो पहली बार मिल रहा है। एक कारण है कि ये पहली बार मिल रहा है, और दूसरी कारण ये है कि आप लोग कितना ध्यान देते हैं और कितना मैथ पढ़ते हैं ये आप खुद जानते हैं। समझ में है ना? बचपन से ही आपको मैथ से कितना लगाव है ये भी आप जानते हैं। ठीक, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये न्यूनतम फलन x का ग्राफ है, इसके पहले वाला जो था वो महत्तम फलन x का ग्राफ था। और दोनों के ग्राफ से हम आपको स्पष्ट कर दिए कि आखिर ये क्यों असंतत होता है। समझ में है? अच्छा, ग्राफ के माध्यम से आप एक क्वालिटी भी सीख गए। अब डायरेक्ट आप किसी से ये चीज पूछ के देखिएगा कि 2.9, आइए चिन्ह दे दीजिएगा, बोलिएगा इसका मान बताओ। वो पहले ये चिन्ह देख के चिढ़ा जाएगा, वो चिन्ह नहीं देखा होगा। अब बाई द वे देखा होगा, हाई चिन्ह तो नहीं है देखा होगा, ये आपके बुक में है या नहीं है कहीं। समझ में आया? तो आप किसी से इस तरह के प्रश्न पूछ के देखना, वो जवाब नहीं दे पाएगा, नहीं तो वो पहले समझ ही नहीं पाएगा ये क्या है, क्या पूछ रहे हैं। समझ में आया ना? इस टाइप का। उसके बाद आप ये वाला भी पूछ सकते हो, 2.9 इसका मान क्या होगा, तो वो बताएगा या नहीं बताएगा ये वो जानता है। समझ में आया ना? तो हाई वाला चिन्ह आपके बुक में है, लेकिन हाई वाला चिन्ह आपके बुक में नहीं है। समझ में? हम अपने तरफ से इसको सिखाए हैं आपको। जब हाई सिखाया जाता है तो ये भी सिखाना अति आवश्यक होता है। समझ में आया ना? तो महत्तम पूर्णांक फलन x और न्यूनतम पूर्णांक फलन x ये दोनों के दोनों आप क्लियर कर चुके हैं। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन में भी आएगा, वहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कृपया आप इसे बढ़िया से समझें। हो सकता है अगर आप नहीं भी समझे होंगे इसका मान निकालना जानना, तो एक दो बार वीडियो को चला के देखिएगा खूब बढ़िया से। इस पार्ट को माने जितना दूर ये ग्राफ हम बता रहे हैं उतना दूर खूब 2-3 बार देखिएगा, क्लियरली आपको समझ में आएगा। समझ में आया ना? उसके बाद जब आप समझ जाते हैं तो आप ग्राफ वगैरह बना लीजिएगा कॉपी पर। उसके बाद 1-2 आदमी से पूछताछ जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका तैयार हो जाए। समझ में ना? 1-2 लड़के से पूछताछ करोगे तो आपका तैयार हो जाएगा। आपका तैयार हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।